नमस्कार, चलिए जानते हैं ईपीएस पेंशन को लेकर आज के सभी ताजा अपडेट। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। पेंशन धारकों को सबसे बड़ा अपडेट है सीबीटी मीटिंग को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएफ खाता धारकों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आप उम्मीद कर रहे थे कि सीबीटी की मीटिंग में क्या होने वाला है, लेकिन आप सभी की उम्मीद पर बड़ा झटका लगा है और सीबीटी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की एक बहुत बड़ी सुविधा पर चर्चा भी नहीं हुई। आइए जानते हैं पेंशन बढ़ोतरी के सभी अपडेट आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा आपके जितने भी दोस्त हैं उनको, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ईपीएफ फंड पर ज्यादा ब्याज की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने शेयर में निवेश की सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था और ईपीएफओ के न्यायाधीश हरभजन सिंह ने यह जानकारी दी। हरभजन सिंह ने कहा कि शेयर और शेयर संबंधित योजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव 29 और 30 जुलाई को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 231वीं बैठक में विचार के लिए नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ कार्यकारिणी की इस सप्ताह की शुरुआत में हुई बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था। उनका कहना है कि ईपीएफओ के निवेश पर संशोधन के पहले शेयर बाजारों की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए इस पर अधिक विस्तृत विचार विमर्श करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दिया जाए कि वापस लिया गया प्रस्ताव यह था। इस प्रस्ताव को इस सुझाव को देखते हुए न्यासी बोर्ड की बैठक के संशोधन एजेंडे के तहत शेयरों या संबंधित योजनाओं में निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। पेंशनधारक को आपको बता देते हैं कि शेयर से संबंधित योजना में निवेश योग्य निधियों की आवंटन को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दिया जाए कि फिलहाल ईपीएफओ के निवेश योग्य जमा का 5% से लेकर 15% तक शेयर या शेयर संबंधित योजना में निवेश कर सकता है। ऐसे में दोस्तों ब्याज दर को लेकर ईपीएफओ ने आप सभी पेंशन धारकों को बड़ा झटका दिया है। ईपीएफओ को सलाह देने वाली वित्त लेखा एवं निवेश समिति FAIC ने इस सीमा को संशोधित कर 20% तक करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस सिफारिश पर ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय इकाइयों यानी सीबीटी की बैठक थी, उस पर विचार करना था, लेकिन विरोध की वजह से ऐसा नहीं किया गया। ब्याज दर पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आपको बता दिया जाए कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में ब्याज दर पर बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल ईपीएफओ निवेश से पहले वाले रिटर्न के आधार पर पीएफ ब्याज दर को तय करता है और जिसका ज्यादा रिटर्न मिलता है वही ब्याज दर उससे अधिक होता है। ऐसा हम दोस्तों सीबीटी मीटिंग को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट था और एक बड़ा अपडेट है जो पेंशन धारकों को और जानना चाहिए। सेकंड अपडेट की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएस पेंशनरों को ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा दिया है। आप सभी को बता दिया जाए कि केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कर्मचारी नियोक्ताओं के बीच बेहतर सहयोग और सामंजस्य के लिए जल्द ही नई लिक्विडेशन पॉलिसी लाएंगे। दोनों के बीच विवाद जैसी स्थिति कम होनी चाहिए और अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। वही पेंशन धारकों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। ईपीएफओ बोर्ड ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स के लिए फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, अब आपका फेस से आप फोटो लेंगे, उसके बाद में आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने शनिवार को अपने 73 लाख अधिक पेंशन भोगियों को कहीं से भी अपना चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी का उपयोग करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देने की सुविधा चालू की है। ऐसा हम दोस्तों आपको बता दिया जाए कि चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी है वो क्या है, असल में है क्या पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी तकनीकी। आइए जानते हैं दोस्तों। ये फेस रिकग्निशन ऑथेंटिकेशन उन वृद्ध पेंशन धारकों की सहायता करेगा जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए वृद्धावस्था के कारण अपने बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स और RES प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पेंशन भोगियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी शुरू करने की गुजारिश की है। ऐसा हम दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सीबीटी ने अपनी 231वीं बैठक में पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं में सुधार करने के लिए पेंशन केंद्रीकृत वितरणी के लिए संदिग्ध मंजूरी दी थी।
और दोस्तों अब सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम और पेंशनर्स को सैद्धांतिक जो है मंजूरी दे दी है। वही पेंशन धारकों के लिए जानकारी के लिए डिजिटल कैलकुलेटर को भी मंजूरी मिल गई है। ESIC को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का फैसला भी लिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशन धारकों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप भी EPS पेंशन धारक हो तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशन और कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना को कैलकुलेटर भी लॉन्च कर दिया, जो पेंशन भोगी और परिवार के सदस्यों को जो है पेंशन और मृत्यु से जुड़े जो है बीमा लाभों को जो है गणना करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे पात्र हैं। साथ ही खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर होगी उनके, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही ESIC को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ये फैसला जो किया। ऐसा हम दोस्तों आपको बता दें कि EPS पेंशन को लेकर यह सबसे बड़ी अपडेट थी और आप सभी के बहुत काम की थी। चलिए जानते हैं अगली तीसरी बड़ी अपडेट की। पेंशनदार को तीसरी बड़ी अपडेट है 231वीं CBT मीटिंग की। EPFO जो है वो 231वीं CBT बैठक से जो EPS पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे गया। CBT ने बहाल की EPS पेंशन धारकों के लिए नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो ये अपडेट आपके बहुत काम की है। देखिए, केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT EPFO की जो है 231वीं बैठक हुई थी। वो श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता एंड चेयरमैन रोजगार मंत्रालय और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री रामेश्वर तेली और संघ के उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार मंत्री पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस सुनील बर्थवाल की जो है सह अध्यक्षता वहां पे मौजूद रही। ऐसा हम दोस्तों आपको बता दें कि यह अध्यक्षता नई दिल्ली में संपन्न हुई। आप सभी को बता दिया जाए कि मानव संसाधन के मुख्य कार्य क्षेत्रों के सुनिश्चित करने के लिए 4 तदर्थ समितियों की सिफारिश पर की गई प्रगति और जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है उस पर भी विचार विमर्श के लिए बोर्ड में समक्ष रखा गया। बोर्ड ने संकल्प किया कि व्यक्ति और पेंशन को छूट प्राप्त प्रतिष्ठ और उसकी स्थायी समस्याओं को जो है समितियों को जो है नया रूप दिया जाए। इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई। पेंशनदार को आपको यह भी बता दिया जाए कि EPFO में मुकदमे प्रबंधन और अन्य संबंधित कार्यों क्षेत्रों के लिए जो शोधनकर्ताओं के रूप में 35 युवा यानी 35 युवा पेशेवरों का कानून को जो है शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अपेक्षित डोमेन और विशेषज्ञ और जो है पेशेवर प्रशिक्षण वाले युवा जो है उनको भी पेशेवर बनने में मदद करेंगे। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि CBT मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है अगर आप EPS पेंशन धारक हो तो देखिए, आप सभी की जो पेंशन है उस पर ज्यादा ब्याज दर, यूं कहें कि जो EPFO से जुड़े हुए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको जो है ब्याज दर पर झटका दिया है। ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, CBT के अध्यक्ष ने ये कानूनी ढांचा दस्तावेज जारी किया जिसका उद्देश्य EPFO को जो है एक कुशल और जिम्मेदारी वाली जो है वादी बनना है, ताकि एक सम्मानित एंड साम्यबद्ध तरीके से मुकदमेबाजी संचालन का सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में दोस्तों EPFO ने नई वितरण प्रणाली भी लॉन्च की है